कौन सा था? अच्छा मोहतरम, लीज का एक सवाल इसमें करने, तो 64 दिन हो गए तुझे आते, डर क्यों गया था? अच्छा, 64.5 दिन नहीं, अभी साढ़े शुरू हुआ है। IFRS 16 का हैंड रिटन पेज, अगर इंटरेस्ट और रेंटल लेसी या लेसर के सवाल में मिसिंग हो तो ऐसी सूरत में आपने लेसर का फॉर्मूला यूज़ करना है, फेयर वैल्यू प्लस IDC ऑफ लेसर प्लस PV ऑफ LP प्लस PV ऑफ UGRV। इसको वर्किंग ज़ीरो नाम देंगे क्योंकि ये वर्किंग मिसिंग फिगर निकाल के सवाल की कमी पूरा करेगी। फिर जब सवाल पूरा हो जाएगा फिर वर्किंग 1 शुरू करेंगे। लेकिन इस वर्किंग में 2 एहतियातें, अगर डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर का सवाल है तो IDC लेसर की गिवन भी होगी तो ज़ीरो लेंगे, लेकिन एंट्री करेंगे एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, फॉर्मूले में ज़ीरो लेंगे। और इस फॉर्मूले में रेट हमेशा इम्प्लिसिट लेना है, जिस मर्जी टाइप का लेसी लेसर हो, रेट हमेशा इम्प्लिसिट लेना है। ये 2 एहतियातें इस फॉर्मूले में। अच्छा जी, आफ्टर स्टेप 1 इफ क्वेश्चन इज ऑफ लेसी तो इम्प्लिसिट रेट यूज कर लें, अगर वो ना पता हो तो फिर इंक्रीमेंटल। आफ्टर स्टेप 1 इफ क्वेश्चन इज ऑफ सिंपल लेसर तो यूज इम्प्लिसिट रेट, और अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर हो तो हायर ऑफ इम्प्लिसिट और मार्केट रेट। ओके, पेज नंबर पास करो, क्वेश्चन 12 134। क्वेश्चन 15, सगाई ऑटो लिमिटेड इज अ डीलर इन स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स। डीलर ऑफ व्हीकल, डीलर का काम ये होता है कि किसी मैन्युफैक्चरर से खरीदेगा और आगे कस्टमर्स को बेचेगा। जैसे वो जी सुन ले। सगाई इज अ डीलर ऑफ स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स, सगाई स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स का डीलर है। SAL एक्वायर हर गाड़ी फ्रॉम मैन्युफैक्चरर होना चाहिए था, ये गलती है, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। SAL acquire each unit of गाड़ी from manufacturer at a cost of 26 and sells it for 30। इसको फिर कहते हैं कैश सेल प्राइस। क्या कहते हैं? कैश सेल प्राइस। और गाड़ी की इकोनॉमिक लाइफ जो होती है डेट इज 5 years। फ्यू कस्टमर डिड नॉट हैव फंड्स, कुछ कस्टमर्स के पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अल्फा को परचेज करें पैसे दे के। नो, पैसे हैं ही नहीं, फंड्स टू परचेज अल्फा ऑन कैश के पैसे ही नहीं है। उन्होंने सोचा कि लीज कर लेते हैं अंडर द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स। SAL लीज्ड अल्फा टू हारिस, सगाई इज अ डीलर, सगाई लीज्ड गाड़ी टू हारिस। यहां से पता चलेगा कि जो रिक्वायरमेंट में SAL लिखा हुआ है वो डीलर लेसर है, यहां से पता चला करेगा। डीलर लेसर 26 की गाड़ी खरीद के 30 की दे देता है अगर कोई पैसे लेके आ जाए, लेकिन अगर कोई पैसे ना लाए तो SAL लीज्ड फिर उसको लीज पे दे देता है। एक गाड़ी हारिस को लीज पे दी है, एक यासिर को लीज पे दी है, एक फैसल को लीज पे दी है, तो शायद ये 3 अलग अलग कस्टमर्स हैं और 3 अलग अलग सवाल हैं। इसीलिए सवाल में लिखा हुआ है प्रिपेयर जनरल एंट्रीज फॉर ईच ऑफ अबव ट्रांजैक्शंस, ईच ऑफ अबव, हर ट्रांजैक्शन अलग अलग है। अच्छा जी,
ऑन यकम जनवरी 2020 लेसर ने लेसी को नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ 4 ईयर्स के लिए गाड़ी लीज पे दे दी। द रेट छुपा हुआ इन द लीज इज 10%. द पेमेंट इज टू बी मेड इन 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स. द रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 4 years is 5 million, which is guaranteed by a third party related to SAL, जो कि गारंटी की है थर्ड पार्टी रिलेटेड टू लेसर ने। वो लग रहे मिल जाएगी, पता नहीं कहाँ नोट किया था। थर्ड पार्टी रिलेटेड टू लेसर, वैसे तो किताब के अंदर भी है, लेकिन एक डायग्राम बनाई थी। असल में हमने कहा था कि लेसी गारंटी कर दे, इसको जीआरवी कहने। लेसी का जानने वाला गारंटी कर दे, इसको भी जीआरवी कहने। और लेसर का अनजान बंदा वो अगर गारंटी कर दे तो इसको भी जीआरवी कहना है। जैसे लेसर का अनजान बंदा होता है मशीन का सप्लायर, या लेसर का अनजान बंदा होता है इंश्योरेंस कंपनी। आई रिपीट, लेसर के लिए लेसी गारंटी कर दे, लेसी भी अनजान होता है लेसर के लिए, कस्टमर है ना, ये तो कोई आपस में दोनों ने शेयर तो नहीं खरीदे हुए किसी कंपनी के। तो लेसी गारंटी कर दे लेसर को, लेसी का कोई हेड लेसी का कोई पेरेंट कंपनी लेसी का जानने वाला गारंटी कर दे, या कोई मशीन का सप्लायर या इंश्योरेंस कंपनी लेसर को गारंटी कर दे। ये सारी गारंटी लेसर के लिए इसलिए जीआरवी है कि ये सारे अनजान हैं। यहां पर खड़े होकर हमने एक बात की थी कि अगर लेसर का जानने वाला इसको गारंटी कर दे तो उसको आपने जीआरवी नहीं कहना। शायद ये आपको याद हो बात। अगर लेसर का जानने वाला इसको गारंटी कर दे तो इसको आपने जीआरवी नहीं कहना, बल्कि इसको आपने कहने अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। इसको क्या कहने? अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। अब लेसर ने, मैंने कहा था, गारंटी कराई 8 की, 6 जमा 1 जमा 1 8 की गारंटी कराई। 12 की मार्केट वैल्यू इसने सोची। कितनी मार्केट वैल्यू सोची? 12 की। अच्छा, 12 की मार्केट वैल्यू इसने सोची। 12 में से 8 गारंटी हो गई, 6 लेसी से, 6 लेसी के जानने वाले से, 6 लेसी से, 1 लेसी के जानने वाले से और 1 अनरिलेटेड पार्टी से, 8 की गारंटी होगी। बाकी जो एक सवाल हमने क्लास में किया था, इसका डाटा भी आपके सामने रखा था, बाकी जो टोटल फिगर आ रही है 12 में से 8 गारंटी हो गया, और मैंने कहा था 1.5 की गारंटी एक और बंदे ने दे दी जो कि पार्टी रिलेटेड टू लेसर है। इसको आपने यूजीआरवी में ही रखना है। 12 में से 8 गारंटी हो गई, 4 अनगारंटेड। अनगारंटेड के 2 हिस्से, जो लेसर के जानने वाले ने दी वो भी अनगारंटेड, और जो लेसर को किसी ने नहीं दी वो भी अनगारंटेड। तो अनगारंटेड कंप्राइजेस ऑफ 2 थिंग्स। नंबर 1, एक वो जो लेसर के जानने वाले ने दी है वो भी अनगारंटेड, और दूसरी वो जो किसी ने नहीं दी वो भी। और इसके याद करने का एक हिंट मैंने बताया था, लेसर को जितनी गारंटियां अनजान लोगों से मिली उनको गारंटेड कहना है। लेसर के लिए लेसी भी अनजान, लेसर के लिए लेसी का एसोसिएट भी अनजान, और लेसर के लिए थर्ड पार्टी भी अनजान। अनजान लोगों की गारंटी जीआरवी, और जानने वाला गारंटी करके भी कई दफा पेरेंट कंपनी कहती है छोड़ो पर यार, तुम्हें मैं कहीं और तरीके से कंपनसेट कर दूंगी। इस वजह से शायद स्टैंडर्ड ने जानने वालों की गारंटी को अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू में रखा है। इस तस्वीर को खींच लें, फिर आगे चलते हैं। ये एक ही गो में तस्वीर आएगी, पहले एक फिर दूसरी। ये अनजान ऊपर लिखा हुआ है, ये अनजान लोगों से हो गई, और
अब इसने रेजिडुअल वैल्यू सोची 12, उसमें से अगर डेट गारंटी कर भी दे लेसर का जानने वाला, इट विल स्टिल बी कंसिडर एट यूजीआरवी। ये कुछ डिस्कशन एक दफा हमने क्लास में की थी। चलें जी, ये डिस्कशन रिवाइज हो गई। अब आप हजरात जो है वो ये लाइन पढ़ें, 5 million इज गारंटेड बाय थर्ड पार्टी रिलेटेड टू एसएल। लेसर के जानने वाले ने गारंटी की है, इस गारंटी को गारंटी के बावजूद भी क्या कह दे रहे हैं, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। ओके, आखिरी लाइन पढ़ लें। डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ ₹1 million वॉज इनकर्ड बाय एसएल फॉर ईच ऑफ द एग्रीमेंट्स। क्या मतलब, आईडीसी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आपने इनकर की है, लॉयर को फीस वगैरह दी है। ये फीस दे कौन रहा है, लेसर लेसी, लेसर दे रहा है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15% पर एनम। अच्छा जी, पहले आप मुझे बता दें कि सवाल जो है वो मैं ग्रीन वाला डाटा आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूं। सवाल जो है वो मैंने किसकी किताबों में सॉल्व करना है, किधर आए फिर 16 जी। सवाल किसका है, एक मेरा ये पहला सवाल है, लेसर इज अ डीलर, यहां से पता चला। और सवाल लेसर की किताबों में सॉल्व करने। डीलर लेसर का सवाल सॉल्व करने से पहले कि मैं जाके डीलर लेसर की रिवीजन करूं, एक चीज मैंने आपको दिखा दी थी, वो मैं अभी करवा देता हूं। ये जैसे ही आप सवाल शुरू करने लगेंगे आपको नजर आएगा रेंटल अवेलेबल नहीं है। जैसे आप शुरू करने लगेंगे पेपर में आपको पता चल जाएगा रेंटल अवेलेबल नहीं है। तो लेट स्टार्ट वर्किंग जीरो। पॉइंट 1 के लिए वर्किंग जीरो फॉर्मूला बता दें। वर्किंग जीरो बेशक इसको वर्किंग 1 पेपर में कह दीजिएगा। हेडिंग बोलें मिसिंग रेंटल, जी बोलें फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी ऑफ लेसर जीरो लेंगे, आईडीसी ऑफ लेसर जीरो लेंगे क्योंकि जब सवाल के अंदर जो है वो अवेलेबल भी है, लेकिन मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल है, हैंड रिटन पेज पे ये वर्किंग मैंने आपको दिखाई है। और पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी। फेयर वैल्यू प्लीज इट्स कॉस्ट 26, इट इज फेयर वैल्यू। कैश सेल जिसे कहते हैं, कैश सेल पे लोगों को कितने की बेच रहे हैं, 30 की। देख लो जरा सोल्यूशन, रुपीज इन मिलियन में ही हुआ है ना। हाँ ठीक है, रुपीज इन मिलियन में ही कर दें, छोड़ें बस ना देखें। आईडीसी गिवन है, लेकिन डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर इसको कहां डालता है, मजा नहीं आ रहा भाई, एक्सपेंस में डालता है। नेक्स्ट, डाउन पेमेंट नहीं है, जीआरवी नहीं है, तो एलपी में खाली क्या बच गया, रेंटल। रेंटल जरा बता दें कितने हैं, 4। द रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 10% पर एनम और मार्केट रेट 15%। मेरा सवाल है कि रेंटल एरियर है या एडवांस में है। आज टू बी मेड एनुअली ऑन 31 दिसंबर, ये कम जनवरी का शुरू हो रही है ना, तो रेंटल किस में है, एरियर्स में। अच्छा जी, रेंटल्स को एज्यूम करता हूं मैं R 1 - 1 पॉइंट ऑलवेज यूज इन दिस इक्वेशन। अभी हैंड रिटन पेज पढ़ के आए हैं, इम्प्लिसिट रेट, अभी भूल जाए किसका सवाल है। 1.1 रेज टू पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी। यूजीआरवी हमेशा लीज के एंड पे आती है, कितनी, इंटू 1.1 रेज टू पावर -4। अच्छा, कोई छोटी मोटी चीज आपको भूली हो ना और याद कराने से याद आ जाए तो इट्स एनफ। फिर भी पेपर में भी याद ना आए तो बस इसको आप जीआरवी में डाल देंगे, इस कॉन्सेप्ट के आपके नंबर कटेंगे। बाकी अगर 5 नंबर हैं इन एंट्रीज के तो उसमें से 4.5 आपको फिर भी मिल जाएंगे। तो इसलिए डोंट टेक टेंशन, सवाल को तक पहुंचाया करें। फिगर समझ ना आने की वजह से सवाल को आपने छोड़ना नहीं टर्म टेस्ट में। फिगर समझ नहीं आ रही, खींच के आगे तक ले जाना, यही चीज पास कराती है।
आर निकाल लें 8.39। चलें, इस वर्किंग ने हमारे सवाल को 4 चांद लगा दिए। सवाल बन गया। अब सवाल बन गया। अब सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं वर्किंग 1 से शुरू करके। चलें जी, वर्किंग 1। सवाल किसके? डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर का। डीलर लेसर का या मैन्युफैक्चरर लेसर का? डीलर लेसर का। ये जी सवाल का तरीका हुआ करेगा स्टार्ट करने फॉर द पर्पज ऑफ डीलर लेसर। अच्छा, आज मैं आपको ये बात कर रहा हूँ, कॉस्ट और फेयर वैल्यू पेपर में बेशक जहाँ ना लिखिएगा, अगर निकालनी ना पड़ी फिर पेपर में गिवन हुई तो क्वेश्चन से यूज़ कर लीजिएगा, GI बेशक लिख दीजिएगा, लेकिन आदत डाली हुई है हमने ताकि पेपर में कोई गलती ना हो। तो कॉस्ट फेयर वैल्यू आमतौर पे सवाल में अवेलेबल होती है, तो वो शायद यहाँ लिख के कोई एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन असल में हमने इसे एंट्री ड्राइव करनी होती है तो चीज़ें ज़रा जल्दी जल्दी हेल्प कर जाती हैं। व्हाट इज कॉस्ट? 26। व्हाट इज, कोई गाड़ी एक से ज़्यादा तो नहीं है? SCL सोल्ड अल्फा टू हारिस, नहीं एक से ज़्यादा नहीं है गाड़ी, एक ही है। फेयर वैल्यू 30। GI इज इक्वल टू LP प्लस UGRV। LP में डाउन पेमेंट कोई नहीं है, GRV कोई नहीं है, रेंटल है। रेंटल बोले 8.39 इंटू प्लस 5, 38.56। अगर सवाल डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर का है तो इस सवाल में वर्किंग 0 की बात नहीं करा, वर्किंग 1 में रेट यूज होगा और वर्किंग 2 में भी हायर ऑफ इम्प्लिसिट और मार्केट रेट, हायर ऑफ इम्प्लिसिट और मार्केट रेट। चलें जी, PV ऑफ LP प्लस PV ऑफ UGRV। जी रेंटल कितने? इंटू 1 माइनस 1 what is implicit rate, what is market rate, whichever is higher। मिसिंग रेंटल के लिए आपने implicit यूज करना है हमेशा, इधर हायर, रेज टू पावर माइनस 1.15 रेज टू पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय प्लस PV ऑफ UGRV ना ब्रेड मार्कर से, क्योंकि आपको पता है वो जनरल एंट्री में थोड़ा सा जरा तंग करती है, एक जगह जाती है, इसलिए रेड मार्कर से लग निकालें। 5 इंटू 1.15 रेज टू पावर माइनस 4, ग्रैंड टोटल नहीं, अलग अलग टोटल 23 प्लस 2.86, जी 26.81। बार बार चीज़ें सुना करें। सवाल लेसी का हो, लेसर का हो, डीलर का हो, मैन्युफैक्चरर का हो, सिंपल का हो, ये फार्मूला लगना है। डीलर मैन्युफैक्चरर के सवाल में IDC गिवन भी और 0 लेनी है, इससे रेंटल निकलेंगे और इसमें इम्प्लिसिट रेट यूज़ होना है। जब सवाल में वर्किंग 1 आ जाने तो फिर आपको पता है दोनों में से हायर रेट यूज़ होता है। अब ये वो टाइम है जहाँ पे अब आप टेस्ट कर लें कि अपने डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस का कॉलम डाल लें या डेट और इंस्टॉलमेंट का कॉलम डाल लें, यानी लीज, ऑपरेटिंग है या फाइनेंस, ये यहाँ टेस्ट कर लें। 2 टेस्ट में लगाने लगा हूँ, एक टेस्ट इधर लगा लेता हूँ, एक सवाल में लगा लेता हूँ। यार एक बात आज और सुन लें, PV ऑफ LP को डिवाइड करना होता है फेयर वैल्यू से, NI को नहीं।
याद है आपको? पीवी ऑफ एलपी, आज जरा वाजे बता रहा हूँ, एनआई को नहीं करना होता, पीवी ऑफ एलपी को फेयर वैल्यू से डिवाइड करना होता है। पकड़े पीवी ऑफ एलपी 23.95 डिवाइड करें 30 से, जवाब 90% से कम आ रहा है। सबर सबर, अभी 4 टेस्ट और लगा लेने दें, अभी कोई डिसीजन ना लें, अभी आपको ऑपरेटिंग लिस्ट लग रही है, अभी ना ऑपरेटिंग बनाएं, 4 टेस्ट और लगा लेने दें। लीस्ट टर्म और इकोनॉमिक लाइफ 5 years, 4 डिवाइडेड बाय 5 80, 75% से ज्यादा, इसलिए ये लीज, तो ये लिख लें यहां पे 4 डिवाइडेड बाय 5, वरना हमें ऑपरेटिंग लग रही थी, इज इक्वल टू 80%, सो इट इज अ फाइनेंस लीज। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त है कि आपको जो है ना आज जल्दी नहीं है, तो इसलिए वो ना एंट्रीज देख लें इसकी क्या करनी है, वही जो रिवीजन आपने घर में करनी थी वो इधर कर रहे हैं। एंट्रीज देख लें क्या करनी है। देखें ये, देखें 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 देखें, भूली हुई हैं, वैसे तो मुझे भी याद है, मेरे ख्याल से आपको भी याद होंगी, लेकिन नज़र मार लेते हैं जी। डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर पे 68, और एंट्रीज ये हैं, ये वाली आईडीसी वाली और ये वाली। वर्किंग टू amortization schedule, डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस। एनआई से शुरू करना है हमेशा। 26 पॉइंट, यकम जनवरी 20, 31/12/20, इंस्टॉलमेंट 8.39, इंटरेस्ट 0.02, प्रिंसिपल 4 कितना 37। बस आगे जाने की ज़रूरत नहीं, बैलेंस शीट तो नहीं बनानी ना हमने, ये करंट नॉन करंट की बाइफर्केशन के चक्कर में पड़े। अब मेरे ख्याल से टाइम ज़ाया होगा अगर हम आगे चलें, तो मैं एंट्रीज आपको दिखा रहा हूँ मैं, बल्कि कर लेते हैं लीज रिसीवेबल एनआई से, बताएं लीज रिसीवेबल एनआई से, लीज रिसीवेबल एनआई से 26.81। यही तो फॉर्मेट होता है कि फॉर्मेट में फिगर्स डालनी होती हैं बस जी। आगे कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआरबी, कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ 23.1, मैं जरा नीचे जाके कर रहा हूँ, 26 माइनस 2 पॉइंट, जी बोले 23.14, कितना था 20, फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी, फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी, फेयर वैल्यू 30, पीवी ऑफ एलपी 23.95 जी। कॉस्ट 26, बैलेंस कर देगी, ये फिगर निकालनी पड़ी थी, कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआर। अब सवाल में आना पड़ेगा, सेलिंग एक्सपेंस, आईडीसी कितनी है जी, 1 मिलियन। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर आईडीसी को कहाँ डालते हैं, एक्सपेंस में 1। आखिरी एंट्री 8.39, 4.37, 4.02 जी बोलें 8.39, 4.37, 4.02। पहला सवाल खत्म हो गया, पहला पार्ट।
अच्छा, पेपर में आपको इसका P&L कह दिया जाए ना, तो आप लोगों ने जनरल एंट्रीज करने बैठ जाना है। तो सेल ये होगी, वैसे सेल के लिए बस थोड़ी एफर्ट है, बाकी चीज़ें तो सवाल में अवेलेबल हैं। कॉस्ट ऑफ सेल के लिए भी एफर्ट है। सेल और कॉस्ट ऑफ सेल वहाँ से नहीं उठानी। कुछ लोग कॉस्ट ऑफ सेल वहाँ से उठाने में फिर कॉस्ट उठा लेते हैं खाली। अगर आपसे जनरल एंट्री मांगी है ना, तो फिर आप सेल निकालिएगा पेपर में इस तरह लोअर लिख के। 23 P&L मांगे 23.95, ये सेल हो जाएगी। 23.95 माइनस 23.14, इट विल बी माई ग्रॉस प्रॉफिट। ये यहाँ आ जाएगा। P&L बना रहा हूँ, ये खर्चा में चला जाएगा 1 रुपया, ये और ये 4.02 इधर आ जाएगा। तो बस ये थोड़ा ध्यान रखना है कि जो जीपी है ना, ये वर्किंग वन से नहीं उठाना, ये जनरल एंट्रीज वाली फिगर से उठाना है। ये सिर्फ ये फिगर दो चीज़ों को कंपेयर करके निकलती है और ये दो का डिफरेंस लेके निकलती है। तो व्हाट इज जीपी नाउ? अगर P&L में जाना हो 20 माइनस 23 पॉइंट इज इक्वल टू 0 point, it is GP. So that was a revision as well. और बैलेंस शीट तो कोई मसला, हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगानी है और इंटरेस्ट रिसीवेबल नहीं जाएगा क्योंकि एरियर का सवाल है। ओके, क्लियर? मुझे बता दें एंट्री पहले क्या थी? लीज रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट, लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी, और इन्वेंट्री किससे? कॉस्ट से। ये सारा आपने करना होता है। अब मैं सवाल करने लगा हूं रिक्वायरमेंट नंबर 2। उससे पहले धमाका, और बहुत बड़ा धमाका, जो क्लास में पहली दफा बात होने लगी है। 2 पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये भी तक आपको बताई नहीं हुई थी। ये आज पहली दफा बात होने लगी है, जरा अटेंटिव हो जाएं। इधर देखें भाई, मिसिंग रेंटल के लिए इम्प्लिसिट रेट यूज करना है। इधर आपने सारी बातें डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर की हो रही हैं। मिसिंग रेंटल के लिए इम्प्लिसिट रेट यूज करना है। इधर आपने हायर ऑफ मार्केट रेट और इम्प्लिसिट रेट यूज करना है। ये पीवी ऑफ एलपी मार्केट रेट वाली लेनी है। हायर वाली नहीं, यहां से नहीं मशा उठाया करेंगे। ये पीवी ऑफ एलपी मार्केट रेट वाली लेनी है। अल्लाह का शुक्र है आज ये आखिरी बात थी डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर की, इसके बाद और कोई बात नहीं। मिसिंग रेंटल कैसे, सारा लिखा हुआ है एक जगह पे, मैं दिखा देता हूँ। मिसिंग रेंटल कैसे निकालना है? इम्प्लिसिट रेट, वर्किंग 1 और 2 कैसे करनी है? हायर ऑफ इम्प्लिसिट आर जर्नल एंट्री या P&L में सेल जो लेके जानी है, वो सेल लेके जानी है पीवी ऑफ एलपी कौन सी वाली? इस एंट्री को मैंने इसलिए फोकस अभी तक नहीं किया था किसी सवाल में, क्योंकि हमारा इधर पहले ही मार्केट रेट आ रहा होता था हायर होने की वजह से। ऐसा सवाल भी तो हो सकता है जिसमें वो लो, तो अल्लाह का शुक्र है यही 23.95 अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहां उठा लिया। वो पता है मैंने क्यों उठाया है? वो इसलिए उठाया कि ये मार्केट रेट वाला होना चाहिए, और अल्लाह का शुक्र है हमारे सवाल में पहले ही ये फिगर मार्केट रेट वाली निकली हुई है। पहले ही ये फिगर कौन सी निकली हुई है? तो इसलिए टेंशन की जरूरत
नहीं है। पॉइंट 2 के अंदर ये नया चैलेंज आएगा हमारे लिए कि हाउ वी आर सपोज टू रिकॉर्ड द पीवी ऑफ एलपी। सो इधर इम्प्लिसिट रेट वर्किंग 1 और 2 में हायर, पहली जनरल एंट्री में जो सेल है मार्केट रेट। इस सवाल में क्यों नहीं ऐसा किया, और आज से पिछले 4-5 सवालों में क्यों नहीं आज तक क्लास में कभी ऐसा किया? हर सवाल उठा के देख लें आज की क्लास तक हमेशा मार्केट रेट हायर आता था, हमेशा मार्केट रेट हायर आता था। इस वजह से आज तक मैं कहता था यही वाली फिगर बस उठा लें, लेकिन जनरल एंट्री में यह ध्यान भी रखना है। और कहीं कुछ नहीं, और कहीं कुछ नहीं। कुछ और बताना होता मैं बता देता, वही पीवी ऑफ यूजीआर भी माइनस करनी है। कॉस्ट ऑफ सेल में कुछ नहीं करना। असल में सेल शायद वो चाहते हैं मार्केट रेट पे रिकॉर्ड हो, शायद कुछ वजह, ये वजह उसकी। हैंड रिटन पेज 1 के अंदर ये खजाना छुपा हुआ था, आप आज देख लें इसको। हैंड रिटन पेज नंबर में एक खजाना छुपा था। इन केस ऑफ डीलर और मैन्युफैक्चरर लेसर, आफ्टर यूजिंग अबव इक्वेशन, after using above equation, you will use higher of implicit or market rate for amortization schedule and calculating NI। NI से मुराद है वर्किंग 1 और amortization schedule से मुराद है वर्किंग 2। ये देखिएगा, अल्लाह का शुक्र है इसमें सारी बात है। इन केस ऑफ डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर, after using a you will use higher of implicit or, in case of dealer manufacturer, after using this equation use higher of implicit or in working 1 and working 2। पासिंग, इसके बाद क्या करना है? पासिंग जनरल एंट्रीज, ये अगली डिस्कशन है। पासिंग जनरल एंट्रीज, फॉर पासिंग जनरल एंट्रीज हाउएवर जनरल एंट्रीज उसी से करनी है, सारी एनआई सारी जनरल एंट्रीज उसी से करनी है। हाउएवर एक एंट्री में थोड़ा सा फटा है। हाउएवर सेल विल बी रिकॉर्डेड इन जनरल एंट्री एट लोअर ऑफ एंड पीवी ऑफ एलपी यूजिंग मार्केट रेट। इसमें कोई चेंज नहीं आनी, प्लीज प्लीज। ये जो लीज रिसीवेबल ये एनआई पे आता है, यही उठाया करूंगा मैं। इसमें कोई चेंज नहीं आनी, कॉस्ट ऑफ सेल में कोई चेंज नहीं आनी, कहीं चेंज नहीं आनी। सिर्फ पूरी इक्वेशन में आगे कहां चेंज आनी है? पीवी ऑफ एलपी पे, जो सेल के अंदर जानी है पीवी ऑफ एलपी। इसलिए मैंने लिखा है, नहीं उस तरह मैच कर जाया करेगा, वो डेटे में इसका मसला नहीं होगा। अच्छा, डेटे के अंदर जनरल एंट्री उसी तरह करनी है सारी, सिवाय एक के, एक्सेप्ट हाउएवर जनरल एंट्री सारी उसी तरह, हाउएवर एक एहतियात रखनी है। छोड़े पर सवाल करें, सवाल करें, ये वाला सवाल पढ़ें। पॉइंट नंबर 2, ऑन 1 अप्रैल 2020 एसएल लीज्ड अल्फा टू यासिर, लीज्ड अल्फा गाड़ी का नाम है, लीज गाड़ी टू यासिर फॉर अ नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ 3 years, 3 सालों के लिए लीज पे दी है। अच्छा जी, अब अगर 3/5 करें तो जवाब 75% से, लेकिन सबर करें, अगले टेस्ट भी तो लगा लेना, सिर्फ ये टेस्ट तो काफी नहीं है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट छुपा हुआ इन द लीज इज 18%। बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, वर्किंग 1 और 2 तक मैंने आपसे कोई नई चीज करनी नहीं, बात रिलैक्स हो जाए। जब कभी एंट्रीज एंड पे करनी है तो फिर जरा मुझे बताइएगा कि क्या करना है। अभी हम इनको रिलैक्स होकर सवाल पढ़े। आप लोगों ने ऐसे क्या है, कुछ भी नहीं है। वर्किंग 1 और 2 तक रिलैक्स रहें। खुदा ना खासा सेल में भी गलत रेट यूज करे, आधा नंबर कट जाने यार, हद हो गई। सो पहले वापस आ गए, वर्किंग 1 2 नॉर्मल तरीके से चलने दें, जब तक के अमोर्टाइजेशन शेड्यूल मैं ना बना दूं। आपने कोई नई चीज नहीं सोचनी, नॉर्मल तरीके से सवाल पढ़ें जैसे पढ़ते थे। वापस आ जाए पाकिस्तान में। On 1 April SAL leased Alpha to Yasir. Now I'm feeling very relaxed for a non-cancelable period of 4 years. ऐसे है भी 4 नजर आ रहा है, इतना प्रेशर ले लिया, कुछ भी नहीं है ये, 3 years. The rate छुपा हुआ in the lease is, annual installment is 10 million. Annual installment is 10 million. No need of working 0. Rental missing नहीं है. Payment is to be made in, annual installment of 10 million is to be paid in at the end of lease term, 3 साल के एंड पे। इसके पास एक ऑप्शन है कि एसेट को परचेज कर लेगा। 7 पॉइंट, इट इज रीजनेबली सर्टेन दैट यासिर विल एक्सरसाइज द ऑप्शन। आप 5 सवाल लगा दें। पहला सवाल,
क्या मैं एसेट को खरीदने की ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है और मैं एसेट खरीद भी लूंगा तो बस ये तो एसेट मेरा बन जाना है। तो फिर तो पांचों में पहला टेस्ट ही फारग हो गया और लीज क्या बन गई, फाइनेंस। अब उस साइड पे तो जाने की जरूरत ही नहीं, वो जो मैं करके देख रहा था 3/5, 5 टेस्ट लगाने होते हैं ना, पांचों में से एक का जवाब भी क्या आ जाए तो लीज क्या बन जाती है। बस हमने परचेज कर लेनी चीज़, बात खत्म, चीज़ हमारी है। फाइनेंस लीज लेसर, अब तुम फारग हो जाओ, तुम इसको अपनी किताबों से बाहर निकालो, चीज़ हमारी बन गई है। तो लीज कौन सी डिसाइड होगी, फाइनेंस लीज डिसाइड होगी। अब बिल्कुल वर्किंग 1 2 तक परेशान नहीं होना, जब मैं जर्नल एंट्री कराऊंगा फिर आप मुझे रुकवा दीजिएगा थोड़ा सा। डेटा जी सवाल से ढूंढे, कॉस्ट 26, फेयर वैल्यू 30, शुक्र है मुझे दोबारा कुछ नहीं करना पड़ा, 26 और 30, GI और NI निकालना है। बताएं जी रेंटल, जल्दी 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 जल्दी, 10 इंटू 3 और परचेज ऑप्शन प्राइस अवेलेबल है, LP सम ऑफ, अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी हो, डाउन पेमेंट, रेंटल एंड परचेज ऑप्शन प्राइस, देयर विल बी नो UGRV, चीज मेरे पास वापस ही नहीं आनी। तो व्हाट इज द फॉर्मूला अगर ओनरशिप ट्रांसफर ना होनी हो, सॉरी अगर ओनरशिप मुझे ट्रांसफर हो जानी हो, डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस परचेज ऑप्शन प्राइस, ये आपका फॉर्मूला है बस। GI इज इक्वल टू LP। अब UGRV है ही नहीं क्योंकि ऐसा हमें आ जाने, प्लस 7.14, बिल्कुल रिलैक्स, हायर रेट यूज करें, बिल्कुल रिलैक्स, हायर रेट। व्हाट इज इम्प्लिसिट रेट, 18%। व्हाट इज मार्केट रेट, व्हाट इज हायर, 18%। हायर रेट यूज करके वर्किंग 1 भी करें, वर्किंग 2 भी करें और बिल्कुल रिलैक्स रहें। जी जी बोलें 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 बोलें। 10 प्लस 10 इंटू 1 माइनस हायर 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 1.18 रेज टू पर माइनस 2 डिवाइडेड बाय जमा 7.14 इंटू रेज टू पर माइनस 4। कोई अलग अलग करने की जरूरत नहीं, 3 सालों बाद जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, 25 ग्रैंड टोटल। इसमें क्यों अलग अलग कर रहे हैं, कोई UGRV कॉस्ट में से माइनस तो नहीं करनी, कॉस्ट में से जी एग्जैक्ट 30 आ रहा है, ठीक है कोई नहीं, चले जी नोट करें। अब ये हमारा सॉल्व हो रहा है पॉइंट नंबर 2। वर्किंग 0 की नहीं जरूरत पड़ी थी, रेंटल अवेलेबल है। चलें जी आगे, UGRV नहीं है सवाल में। और वैसे भी प्लीज शुरू वाली क्लासें ना भूल जाएं, गारंटीज तब मांगी जाती हैं जब एसेट लेसर के पास वापस आ जाना है। अभी तो लेसर ने गारंटीज मांगनी नहीं, लेसर ने तो एसेट लेसी को दे देने, लेसी पैसे देके खरीद रहे हैं। तो जब सवाल में एसेट खरीद लिया जाएगा तो फिर GRV UGRV नहीं आएगी। और परचेज ऑप्शन LP में फॉल करती है, UGRV में फॉल नहीं करती। ये थोड़ा सा जो मसला हो रहा है ना, वो ना इस वजह से हो रहा है कि शायद मैंने ये डायग्राम नहीं खोल के दिखाई। अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है तो GI इज इक्वल टू DP प्लस रेंटल प्लस परचेज ऑप्शन, फिर UGRV GRV का चक्कर ही नहीं है। तो ये पेजों पे सब कुछ शुक्र है लिखा हुआ है। चलें बताएं जी डेट। ओए ये तो मिड ऑफ ईयर टाइप का सवाल बन जाना है, इसमें इंटरेस्ट तंग करेगा, एंड पे इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा, पता नहीं 9/12 या कुछ करना पड़ेगा। यकम अप्रैल 2020 NI ये वाली उठाइए प्लीज, ये वाली 30, वो 30 नहीं उठाया, ये वाला 30। GI वैसे आपने भी निकलवाई नहीं, लेकिन जरूरत नहीं है GI की। आगे 31 मार्च 20, ना 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 ना, ना एडवांस का सवाल है। यकम अप्रैल 20 कितना रेंटल, 10 20। और आखिरी
बोले 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 31 मार्च 21 रेंटल 10 हायर 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 वर्किंग 1 2 हायर रेट 18% लगाएं 18% 3.6 बैलेंसिंग 6.4 ना 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 छोड़ने पड़े बैलेंस शीट तो नहीं बनानी आगे बस इंटरेस्ट ही चाहिए था एक 3.6 का वो मिल गया ओके अब बता दें जी जर्नल एंट्रीज लीज रिसीवेबल डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट सेल क्रेडिट लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी हमेशा के लिए ये लफ्ज डाल लें यूजिंग मार्केट रेट ये लफ्ज आज हमेशा के लिए डाल लें हाँ, आज से पहले भी यही हो रहा होता था यूजिंग मार्केट रेट लेकिन वो आपको नजर इसलिए नहीं आता था कि हर सवाल में आज तक मार्केट रेट हायर था बस यहां पे आके थोड़ा सा यू हैव टू थिंक चलें जी लीज रिसीवेबल बताएं जहां पे कोई खटका होगा मैं फौरन रोक दूंगा आपको अभी मुझे लीज रिसीवेबल बताएं एनआई 30 कोई नई चीज नहीं कॉस्ट ऑफ सेल उसी तरह लोअर ऑफ कहां से आगे हद होगी कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी है ही नहीं 26 यहां पीवी ऑफ यूजीआरवी नॉर्मल तरीके से लेनी है कुछ चेंज करनी होती मैं बताता 26 लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी यूजिंग ले जी हम नई वर्किंग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वर्किंग नंबर 2.1 ये वर्किंग 3 जो भी कहते हैं इसको हालांकि वर्किंग 3 की कभी जरूरत नहीं पड़ी ये नई वर्किंग इंट्रोड्यूस होगी वर्किंग 3 क्या निकालनी पड़ा करेगी सेल क्या निकालनी पड़ा करेगी सेल सेल इज लोअर ऑफ फेयर वैल्यू या पीवी ऑफ एलपी कौन से रेट वाली मार्केट रेट लेकिन पीवी ऑफ एलपी वैसे मुझे अवेलेबल है ये यूज कर लेता हूं पीवी ऑफ एलपी ये इंप्लिसिट रेट वाली है जी फेयर वैल्यू बोले 30 पीवी ऑफ एलपी में डाउन पेमेंट आता है रेंटल आता है और परचेज ऑप्शन की प्राइस आता है लेकिन अगर दूसरा वाला सिनेरियो तो डाउन पेमेंट रेंटल और जीआरबी ये 3 चीजें आती हैं जी ये इक्वेशन लिख दें लेकिन कौन सा रेट लगा के 1 नवे आयो नवे वर्किंग 3 के साथ लिखे नवे 1 माइनस 1 पॉइंट रेज टू पावर माइनस बस कॉपी पेस्ट करें वर्किंग को हाँ 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 बस पीवीएफएलपी का पार्ट है परचेज ऑप्शन प्राइस पीवीएफएलपी का पार्ट है व्हाट इज एलपी डाउन पेमेंट रेंटल एंड जीआरवी और अगर जीआरवी ना हो तो डाउन पेमेंट रेंटल और परचेज ऑप्शन इनटू 1 पॉइंट बोलो बोलो 1.15 रेज टू पावर माइनस 3 30.95 व्हाट इज लोअर 30 अगर ना पता होता तो वो इत्तेफाकन बराबर आ जानी थी वो और बात है डिपेंड करता है और इन्वेंटरी के कॉस्ट तो वही है 26 और ये नई बात किसी को अगर नहीं भी पता वरना मैं मेन क्लास में करा देता कोई हल्की सी बात थी ना नहीं भी पता तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है तो आधा नंबर कट जाएगा नहीं सर ये वही नंबर होता है जो 50 से 49.5 में लेके जाता है नहीं ये वो नहीं होता ये वो होता है जो 70 से 69.5 पे लेके जाता है वो डाटा इस तरह देगा वो खुद ही कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ उसमें आपको परेशान नहीं होने की जरूरत चलें जी इंटरेस्ट से पहले एक और एंट्री होगी एडवांस रेंटल बोलें 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 कैश डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट और आखिरी एंट्री बोलें बोलें बोलें
31 दिसंबर 20। को इंटरेस्ट बुक करना है? बिल्कुल नहीं, पेबल नहीं ना यार, ये हम लेसर हैं। इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट पूरे साल की कितनी है? और मेरी कितनी होगी? 9/2.7। शुक्रिया। आईडीसी की एंट्री नहीं की, वेल डन, वेल डन भाई, जबरदस्त यार। आईडीसी की एंट्री तो इधर ही करें साथ। सेलिंग एक्सपेंस डेबिट, सेलिंग एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, क्योंकि वो तो हर एंट्री के साथ है ना, 1 रुपए की। ऐसे लोग चाहिए, बाकी बैठे रहें। बबलू से पूछे कभी कभी क्यों नहीं तुम भी ऐसी बात कभी क्लास में बोल दो। सेलिंग एक्सपेंस डेबिट, अब्दुल्ला से कुछ कैश लेके रखा करो जरा। चलें जी, पॉइंट 3। ऑन यकम अगस्त 2020, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, साल ख़त्म होने से 5 महीने पहले, SCL लीज अल्फा टू फैसल फॉर अ नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ 1.5 ईयर। 1.5 साल की लीज है। वैसे तादिन 1.5 साल में कितने महीने बनते हैं? 18 महीने। अब किस में क्या सोच रहे हैं? 1.5 साल में 18 महीने। क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है। साल में कितने क्वार्टर हैं? 4। साल में कितने क्वार्टर हैं? 4, तो 1.5 साल में 6 क्वार्टर होंगे। क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 3 million इज टू बी पेड इन एरियर्स। इस तरह का सवाल आया करें ना, तो ज़रा मुझे बता दिया करें ये क्वार्टरली किस्तें कब कब बननी है। बल्कि मैं वर्किंग के साथ खोल लेता हूँ, मुझे नहीं पता कि डेट इंस्टॉलमेंट सबके कॉलम डलने या नहीं डलने, तो ज़रा मुझे किस्तें पूरी करा दें। अगस्त को छोड़े ना, अगर एडवांस है यार, यकम अगस्त कहाँ से आ गया? अभी यकम अगस्त की मैं डेट इसलिए नहीं डाला, पता नहीं लीज है, ऑपरेटिंग है या फाइनेंस है। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, डेट बताएं। 30 अक्टूबर में 31 होते हैं दिन। 31 अक्टूबर 2020। कितनी किस्तें पूरी करानी है? साल में 4 क्वार्टर, तो 1.5 साल में 6। लगे रहे पागलों की तरह जी। 31 जनवरी 21, कौन सा अप्रैल है? 30 अप्रैल 21, आगे 31 जुलाई 21, आगे असल में कॉपी पेस्ट होता है। अब एक दफ़ा साल पूरा हो गया ना, आगे कॉपी पेस्ट होता है बस ऊपर से। 31 अक्टूबर 21 और 31 जनवरी 22। चलें जी, वर्किंग 1 खोल लें, पॉइंट नंबर 3 की। वाइट बोर्ड पे नहीं करा मैं, डेट्स तो देखनी ही थी तो लिख ही ली शुरू में ही। अगला सफ़ा खोलने रजिस्टर का, पॉइंट 3 शुरू हो रहा है। ऑपरेटिंग लीज हुई तो इंस्टॉलमेंट का कॉलम डाल देंगे, ना हुई तो वर्किंग 1 लिखना है, 2 लिखना है, 2 लिख लें, डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट है, वो कोई मसला नहीं। अच्छा, आगे चलें जी। लीज अल्फा टू फैसल फॉर अ नॉन कैंसिलेबल पीरियड, बल्कि सही है, वर्किंग 2 लिखना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है। फॉर 1.5 ईयर, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है 3 इंस्टॉलमेंट आर 3। SCL will dispose of this unit at the end of 2 years.
एसएल इसको 2 साल बाद बेच देगा एट एन एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 11 मिलियन। 11 मिलियन की इसको बेच देगा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि लीज टर्म कितनी है? 1.5 ईयर्स। मैंने कितने साल बाद बेच देने हैं? 2 साल बाद। मैंने 2 साल बाद बेच देने हैं। वैसे सवाल में ऊपर इकोनॉमिक लाइफ क्या अवेलेबल है? 5 साल। लिखें लीज कितने, लीज टर्म कितने साल है? 1.5 साल। ये नया क्रिच इसने फ्राई किया है। एससीएल विल डिस्पोज ऑफ द गाड़ी आफ्टर 2 इयर्स। मैंने कितने की बेच देनी है गाड़ी? 11। जी बस मैं, हाँ अच्छा, तो कितने अरसे बाद बेच देनी है? 2 साल बाद। और वो क्या है तीसरी चीज बोले? इकोनॉमिक लाइफ। तो ये 3 चीजें लिख लें। एडो अच्छा, अब आप मुझे बता दें एंटिटी के एंगल से देखेंगे, यानी 1.5 को मैं 2 से डिवाइड करके फाइनेंस ऑपरेटिंग का टेस्ट लगाऊं या 1.5 को मैं 5 से डिवाइड करूं? 1.5 को 5 से डिवाइड करें, क्या जवाब आ रहा है? 1.5 क्या है? 1.5 क्या है? बोले 1.5 को 5 से डिवाइड करें। 1.5 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो कितना अरसा यूज कर रहा हूं? 30%। अगर मैं 1.5 को डिवाइड करूं, बोले 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 2 से, 75% हिस्सा लाइफ का क्या कर रहे होंगे? यूज कर रहे होंगे। अब अगर 75% से नीचे आ जाता है तो ऑपरेटिंग लीज, अगर 75% या उससे ऊपर तो फाइनेंस लीज। अब मैं आपके सामने आज पहली दफा ओरिजिनल स्टैंडर्ड खोलने लगा हूं IFRS 16 का, और ये बात भी मैंने आपके लिए रखी हुई थी जो आज की क्लास में आपको बताने लगा हूं। IFRS 16 का ओरिजिनल स्टैंडर्ड ये कहां से मिलेगा? ये ठहरो ठहरो ठहरो, पार्ट देखो, पार्ट इधर पड़ा हुआ है, पार्ट ए IFRS 16। अच्छा, फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज के जो टेस्ट थे वो कितने टेस्ट थे? 5 टेस्ट थे। स्टैंडर्ड में पहले लेसी आ रहा है, फिर फाइनेंस लीज वाला लेसर आ रहा है। ये जो फाइनेंस लीज वाला लेसर आ रहा है इसमें एक टेस्ट है। टेस्ट क्या है? लीज टर्म इज फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ, किताब में भी यही लिखा हुआ है, लीज टर्म इज अ मेजर पार्ट ऑफ। किससे डिवाइड करना है ऑपरेटिंग फाइनेंस लीज के टेस्ट में? इकोनॉमिक लाइफ भी दी हो, यूजफुल लाइफ भी दी हो, तो किससे डिवाइड करना है? इकोनॉमिक लाइफ से। ये एक पॉइंट आज आपकी डिक्शनरी में और ऐड हो गया। ये किताब में भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखा दूंगा। आप बताएं मैं टेस्ट लगाते हुए क्या करूं? 1.5 डिवाइडेड बाय 5। लेकिन जब तक 5 का जवाब नो नहीं आ जाएगा तब तक मैं डिसीजन नहीं लूंगा, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज डिसाइड करना बहुत रिस्की काम है, उसमें 5 टेस्ट लगाने पड़ते हैं। चलें जी, एक टेस्ट लग गया, जवाब इज लेस देन 75%। चलें जी आगे, अगला टेस्ट पीवी ऑफ एलपी। यार रेट तो इसमें दिया ही नहीं हुआ, रेट तो इसमें दिया ही नहीं हुआ। अब चलो 15% रेट है, मार्केट रेट है, वही लगा के या कुछ करके कुछ ट्राई कर लें, लेकिन वो मेरे ख्याल से रेट देने की जरूरत ही नहीं है। मजे की बात सुने क्यों? आपने पीवी ऑफ एलपी को डिवाइड करना है फेयर वैल्यू से, जवाब लाना 90% तक। शायद आपको याद हो मैंने एक दफा कहा था 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3, 3 ज़रब 6 कितना आ रहा है? 18। 18 को डिवाइड करना होता है फेयर वैल्यू से। 18 को किससे डिवाइड करना होता है? फेयर वैल्यू से। ये भी बात मैं आपको याद करवा दूं कि 18 को डिवाइड करना है एट द शुरू ऑफ लीज द पीवी ऑफ एलपी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट? 30। अब आप मुझे बताएं अगर 18 को मैं डिवाइड करूं 30 से
तो मेरा जवाब कम आ रहे हैं 90% से, तो जब मैं 18 की पीवी ले लूंगा, पीवी कैसे मैं निकालूं, मुझे रेट ही गिवन नहीं है इम्प्लिसिट, तो जब मैं पीवी ले लूंगा तो पीवी लेके तो और ज्यादा कम आ जाएगा, तो इसलिए यहां भी मुझे तो इम्प्लिसिट रेट पता ही नहीं ना कि इम्प्लिसिट और मार्केट में से हायर उठाऊं, मुझे तो पता ही नहीं रेट, और जवाब क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। तो इस सवाल का जवाब भी नो आ गया। क्या 1.5 साल बाद मैंने इसको दे देना कि बाकी साल ये इस्तेमाल करें, कहीं नहीं लिखा हुआ। क्या 1.5 साल बाद मार्केट प्राइस से कम पे ये खरीद सकते हैं, ये ऑप्शन अवेलेबल है और इसका इरादा भी है खरीदने का। क्या ऐसे स्पेशल नेचर के, नो। तो 5 सवालों का जवाब क्या आ गया, नो। इसलिए चले शुरू करें। टेस्ट लगाएं, 5 टेस्ट। पहला टेस्ट, क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है एंड पे, नो। क्या मार्केट प्राइस से कम पे ट्रांसफर हो जाना है एंड पे, नो। मुफ्त में भी ट्रांसफर नहीं होनी, पैसे देके भी ट्रांसफर नहीं होने 1.5 साल बाद, कोई परचेज ऑप्शन वाली बात गिवन नहीं है। तीसरी होती थी 1.5 डिवाइडेड बाय 5, इट इज 30%, तो ये भी जवाब आ गया 75% से कम। चौथी, पीवी ऑफ एलपी को डिवाइड करें किससे, लेकिन मैं एलपी पे ही गुजारा चला रहा हूं, एलपी पे गुजारा चला रहा हूं, गुजारा। एलपी 18 डिवाइडेड बाय 30, अगर ये 60 से कम है तो वो फर्दर कम हो जाएगा, और एसेट इज नॉट ऑफ अ स्पेशलाइज्ड नेचर। सो अ लीज विच इज नॉट अ फाइनेंस लीज इज इन, तो पांचों में से पांचों के जवाब क्या आ गए, नो। अल्लाह का शुक्र है सारा डेटा अवेलेबल था। इधर क्या नई चीज सीखी, जल्दी जल्दी बताएं। 1.5 साल लीज टर्म थी, यूजफुल लाइफ हमारे लिए 2 साल थी, लेकिन टेस्ट लगाते हुए किससे डिवाइड करना है, इकोनॉमिक लाइफ से। और ये बातें हमने अगली क्लास में आपने याद करानी है, ताकि ये बातें हम एक दफा दोबारा देखें। चलें जी, अब तो डंकी वर्क रह गया, वो मैं आपको जरा दिखा देता हूं। डंकी वर्क पेज 68 पर, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर में कौन सी लीज हम पढ़े हैं, when all of the answer is no, same as simple lesser, however note, असल में आपने तो अल्फा गाड़ी कैश पे बेचने के लिए ली हुई थी और 2 कस्टमर को लीज पे दे दी, लेकिन अगर आप इससे रेंटल कमाने लग जाएं तो इन्वेंट्री विल बी ट्रांसफर टू पीपी। एक एंट्री एक्स्ट्रा करवाई थी मैंने आपको, लग रही यहां लिखी हो, नहीं लिखी नहीं हुई। हेयर एंट्री एक एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, एंड दैट विल बी शिफ्टिंग जर्नल एंट्री, डेबिट पीपी एंड क्रेडिट इन्वेंट्री। डन। सिंपल लेसर ऑपरेटिंग लीज, वही वाली सारी एंट्रीज होनी है। एक एक्स्ट्रा एंट्री बता दें पहले जो करनी है, मैंने अल्फा गाड़ी 26 की खरीद के आम लोगों को 30 की बेच रहा हूं, अल्फा गाड़ी 26 की खरीद के आम लोगों को 30 की बेच रहा हूं, लेकिन अभी मैंने सोचा है कि मैं इसको लीज पे भी नहीं देता, कैश पे भी नहीं बेचता, किराए पे देना शुरू कर दूं, तो ये तो मेरी इन्वेंट्री फिर रही नहीं, ये तो मेरी क्या बन गई, पीपी। अब अगर ये मेरी पीपी बन गई तो मुझे इन्वेंट्री क्रेडिट करके लीज रिसीवेबल रिकॉर्ड नहीं करना, यानी किताबों में डेटर क्रिएट नहीं करना, मुझे किताबों में पीपी क्रिएट करना है जो मुझे रेंटल कमा के दे। तो इन्वेंट्री क्रेडिट कॉस्ट से ही करूंगा और डेबिट मार दूंगा पीपीई, इन्वेंट्री क्रेडिट पीपीई डेबिट। और उसके बाद आईडीसी को भी कैपिटलाइज करूंगा, आया कमाया की एंट्रीज करूंगा और डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। डेप्रिसिएशन यूजफुल लाइफ पे, अल्लाह का शुक्र है वो पुरानी बात, डेप्रिसिएशन किस पे, यूजफुल लाइफ, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इज 2 years, हमने यूज 2 साल करना है, उसके बाद बेच देना है। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ होती है एसेट कितना अर्सा जिंदा रहेगा, यूजफुल लाइफ होती है हमने कितना इस्तेमाल करना है। हमने 2 साल करना है, 1.5 साल के लिए लीज पे दे दिया, बाकी आखिरी 6 महीने के लिए शायद किसी और को लीज पे दे दूं। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ प्लस आईडीसी डिवाइडेड बाय लीज टर्म, ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है मैं कोई नई बात इसलिए नहीं लिखवा रहा कि जो फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज के टेस्ट हैं हमारी किताब में, उनमें इकोनॉमिक लाइफ वाला लफ्ज़ लिखा हुआ है। आज सिर्फ क्लास में ना वो अप्लाई कराया है, लिखा हुआ है,
फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज के जो टेस्ट हैं हमारी किताब में, जहां से हमने 5 टेस्ट पढ़े थे। द लीज टर्म इज फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ, लेकिन आज अप्लाई शायद सवाल में हमें पहली दफा करने को लगा, तो इसलिए मैं कहीं और से कुछ पढ़वा नहीं रहा। तो शुरू करें जी एंट्रीज करना। एक नई एंट्री करवाएं। पहले आया कमाया वाली वो पूरी कर लें डिस्कशन। एक तो हम ये खोल के रख लेते हैं, टोटल बता दें 18। अच्छा वो तो बराबर ही है, 3 तो फायदा क्या होना है, फायदा कोई भी नहीं होना। रेंटल बता दें पर 6 मंथ, रेंटल पर 3 मंथ, रेंटल पर 3 मंथ। 18 डिवाइडेड बाय 6 किस्तें, ₹3 मिलियन रेंटल। आया कमाया बराबर, वो तो होता था ना, रेंट बढ़ रहा होता था, कम हो रहा होता था, डिफरेंट आता था। अभी हर 3 महीने का किराया कितना है? 3। चलें जी, वो दूसरी क्लास वाले वजह कहेंगे पता नहीं इनको कितनी देर के लिए बुलाया था, 20 मिनट के लिए, लेकिन ये है कि चलो लीज रिवाइज होगी। अच्छा ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ऑपरेटिंग लीज रिवाइज होना। पहली एंट्री एक नई बता दें जो मैन्युफैक्चर डीलर लेसर के लिए होनी है। बोले जी, अब इस सवाल में वर्किंग जीरो कहां गई? वर्किंग जीरो की जरूरत नहीं थी, रेंटल अवेलेबल था। वर्किंग 1 अगर मैं पेपर में खोल भी लेता, कॉस्ट फेयर वैल्यू GI NI निकाल भी लेता, तो NI निकालते हुए मुझे रेट अवेलेबल नहीं होना था। और दूसरी बात, जब मैंने सब कुछ किया तो मुझे पहले ही पता चल गया लीज कौन सी है, बोले ऑपरेटिंग लीज है, इसलिए वर्किंग 1 के बाद ये वर्किंग 2 है, विच इज एनफ। अब पहली एंट्री मुझे बता दें, जो कर दें तो अच्छी बात है, नहीं करें तो कोई आधा नंबर कट जाएगा, बाकी तो आया कमाया की एंट्रीज हैं। ये एंट्री किससे करनी है? 26 से। पीपी डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट किस दिन बोले? ये भी लीज मिड ऑफ ईयर है, यकम अगस्त 20। आईडीसी की एंट्री ऑल टैब, आईडीसी की एंट्री पीपी डेबिट, यहां पे सारी एंट्रीज अब ऑपरेटिंग लीज वाली हैं। पीपी डेबिट कैश क्रेडिट, आईडीसी कितनी? 1। आया कमाया 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर आया पता है कहां से उठाना होता है? यहां से, और कमाया यहां से। रेंट रिसीवेबल डेबिट, बोले 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 बोले, रेंटल इनकम क्रेडिट, ये हो गया आया कमाया। और इसके बाद नहीं है डेप्रिसिएशन, ठहरो ना, अभी तो सिर्फ अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने एसेट किराए पे दिया है, और आपने किराया भी 3 महीने का बुक किया है। क्या करें, आया तो अब अगले साल है, नहीं कमाया तो अगले साल नहीं, थोड़ी सी अकल लगा लें, आया तो अब अगले साल है, लेकिन हमारे 31 दिसंबर को ईयर एंड भी तो मारना है ना, तो क्या करें, कमाया 3 महीने पे गुजारा चला दें, जल्दी 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 3 महीने पे गुजारा चला दें, या कमाया 3 महीने का हो गया बुक। ये कौन कौन से महीने का है, और कौन कौन से? अगस्त सितंबर अक्टूबर, पीछे रह कौन सा गया? नवंबर दिसंबर जनवरी, या नवंबर दिसंबर, तो कमाया 2 महीने की एंट्री कर। ये एक मजे की एंट्री हुआ करेगी जिसके मार्क्स हुआ करेंगे थोड़े से। कमाया 2 महीने का बुक कर दें, आया मैं बुक नहीं कर सकता क्योंकि वो आना अगले साल है, तो इसकी एंट्री खाली कर दें, रेंट रिसीवेबल डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट। इसमें आपने कमाए को पकड़ना है, ये 3 महीने का है, तो मुझे बताओ 2 महीने का कितना है? ऐसे ही है ना, ये 3 महीने का ना, तो मुझे बताओ 2 महीने का कितना है? ₹3 मिलियन
अगर 3 मंथ के तो बताओ 2 मंथ का कितना है? 2। और आखिरी एंट्री जी डेप्रीसिएशन। ये जरा मैं खुली खुली करके कर दूं। 31 दिसंबर डेप्रीसिएशन डेबिट, अकम्युलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। इसमें आपने सिर्फ वो सवाल से फिगरें उठानी है। कॉस्ट बताएं 26, रेजिडुअल वैल्यू 11। सवाल में दी हुई है रेजिडुअल वैल्यू होती है हमारे यूजफुल लाइफ के एंड पे कितने का बिकेगा? 11। रेजिडुअल वैल्यू सवाल में दी हुई है 11। तो कॉस्ट माइनस डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। कॉस्ट बोलें माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ कितना? 2 कर दूं या 24 मंथ कर दूं? ये फैक्टर अब 1 महीने की डिडक्शन दे देगा। 2 years अगर आप लिखेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलें ठीक है 2 years लिख दें, 2 years लिख दें। ये फैक्टर 1 साल की डिडक्शन दे देगा। डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ करना है इनटू 5/12 इंटू 5/12। ठीक है इस तरह भी कर लें पास। अच्छा जमा 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 आईडीसी डिवाइडेड बाय लीज टर्म। ये जरा इस सवाल में इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको भूली ना हो। आईडीसी को डिवाइड करना है लीज टर्म पे। व्हाट इज आईडीसी? व्हाट इज लीज टर्म? 1। लेकिन ये फैक्टर 1 साल की डिडक्शन देगा। मुझे 1 साल की नहीं चाहिए, मुझे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इंटू 5/12। सॉल्यूशन में मंथली बेस पे निकाली हुई है, इधर आपने साल के बेस पे निकाल दिए, कोई मसला नहीं। जवाब तो क्या है 3.4। चलो भाई बस कर दो। 1 मिनट जरा थोड़ी सी कुछ बात इसमें कंक्लूड कर दें। इसमें ना 2-3 बातें तो मैं पुरानी कर दूं जो भूली होंगी। इसको मैं भूली हुई भी कह सकता हूं, इसको मैं ये भी वजह कह सकता हूं कि क्लास में जब एक सवाल कराया जाता है और होमवर्क में दिया जाता है, अगर वो ना करें बार बार तो फिर भूल जाती हैं चीज़ें। फाइनेंस लीज के ज़्यादा सवाल होमवर्क में मिलते हैं, आते भी ज़्यादा हैं पेपर्स में। ऑपरेटिंग लीज के कम आते हैं, होमवर्क में कम मिले तो भूल जाती हैं चीज़ें। पहली एहतियात, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर में इन्वेंट्री को ख़त्म करके पीपी बनाना है। दूसरी एहतियात, ये एंट्री कॉस्ट से करनी है। ये एंट्री किससे करनी है? कॉस्ट से करनी है। ये यहाँ लिखा हुआ है, ये एंट्री कॉस्ट से करनी है। will become an asset। ये एंट्री एट कॉस्ट करनी है, एट कॉस्ट। ये कौन सा पेज है? 68। ये एंट्री कॉस्ट से करनी है, वरना ये सवाल पे कर रहे होंगे याद आ जाएगी बात। ये एंट्री कॉस्ट से करनी है। दूसरी एहतियात जी, दूसरी एहतियात कोई भी नहीं है। डेप्रिसिएशन निकालते हुए कॉस्ट डिवाइड बाय लाइफ कर देनी है एसेट की प्राइस, और आईडीसी को डिवाइड कर देने लीज टर्म पे, यूजफुल लाइफ पे। ये 2 एहतियातें हो गई। और आखिरी बात, इससे पहले काम किया था डेट इज फाइनेंस ऑपरेटिंग लीज के टेस्ट। उस टेस्ट में आपने 1.5 साल को 2 पे डिवाइड करना है या 1.5 साल को 5 पे डिवाइड करना है। वो 5 टेस्ट मैंने आपको खोल के दिखा दिए। वहां लफ्ज क्या लिखा हुआ था? इकोनॉमिक लाइफ। क्लियर? ये इसने थोड़ा सा अच्छा सा सवाल दिया था, फिर इसके बाद ये हल्के सवाल अब देने लग गया था। लेटेस्ट टाइम का सवाल आपको भी दिखाया था, टेस्ट में दिया था, और उससे पहले आपको ये लीज टर्मिनेशन का दिखाया था। क्वेश्चन 16 देखिएगा, ये भी बड़ा आसान सवाल आया था। तो ये इसमें थोड़े से इसने सारे कॉन्सेप्ट टेस्ट करने की कोशिश की थी। ठीक है जी, ओवर।